हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्काइंस में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में। और ये जो टॉपिक है हमारे यूनिट सेकंड में कवर होता है। सेकंड पार्ट जो है यूनिट सेकंड का, उसमें अपने कवर होता है। एक बार इसका जो सिलेबस है वो अपन सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको कवर करते हैं। सिलेबस में हमारे पास है नोमेनक्लेचर, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आता है किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। फिर उसके बाद है एल्काइंस की स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम इसके कवर करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद केमिकल रिएक्शंस को कवर करेंगे, और इसकी कुछ स्पेसिफिकल प्रॉपर्टीज़ जिनमें एसिडिक जो नेचर है उसको कवर करेंगे। मैकेनिज्म के साथ अपने को पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस जो अल्काइन जो शो करता है। ये जो टॉपिक्स है अपने को इस यूनिट में अपने को कवर करना है, सेकेंड यूनिट जो है अपनी। और नोमेनक्लेचर को आज स्टार्ट नहीं करते हुए सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन एल्काइंस। एल्काइंस की संरचना एवं इसके बंधन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर अपन हाइड्रोकार्बन जो कैटेगरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स की, अगर इन हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन अगर अपन करें तो दो पार्ट्स में अपन इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक या फिर एसाइक्लिक। एसाइक्लिक जो कंपाउंड्स है फर्स्ट कैटेगरी ये है। सेकंड कैटेगरी इनकी है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक यौगिक। ठीक है। अब अगर हम एलिफेटिक कंपाउंड्स को फर्दर आगे क्लासिफाई करें तो इनको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। संतृप्त यौगिक, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिकों में हमें पता है कि एल्केन्स संतृप्त है, और असंतृप्त अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स हैं उसमें एल्कीन और एल्काइंस जैसे जो कंपाउंड्स है वो इसमें आते हैं, जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स यानी कि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पे एल्काइंस में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स अपने को मिलता है। और एल्केन जो होते हैं इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एक बॉन्ड होता है, जो सिग्मा बॉन्ड जिसको अपन कहते हैं। इनके जनरल फॉर्मूलाज की अगर अपन बात करें तो CnH2n+2 ये इनका जनरल फार्मूला है। और एल्कीन CnH2n, और एल्काइंस की अगर अपन बात करें तो CnH2n-2 इनका जनरल फार्मूला होता है ना। तीनों को अगर अपन कंपेयर करें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे कम हो रहा है ना। ठीक है। ये जो है एल्केन है और एल्कीन है, ये लास्ट ईयर अपन या लास्ट सेमेस्टर में हम इसको कवर कर चुके हैं। और एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड्स है इनमें सबसे पहला नाम आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। वेल नॉन कैटेगरी है, यूनिट थर्ड में हम इसको कवर करेंगे। इन्हीं के साथ में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। इनको अपन कवर करेंगे एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड्स है उस कैटेगरी में। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक वो है एल्काइन, और एल्काइंस को लेकर हम एक बार इसके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन एल्काइंस। सबसे पहले अगर अपन एल्काइंस को अगर अपन समझना चाहते हैं तो अगर अपन थोड़ा सा सोचे तो सिंपलेस्ट जो एल्काइन है वो कौन सी हो सकती है। अगर मैं कहूँ कि ऐसी एल्काइंस जिसमें केवल एक कार्बन प्रेजेंट हो तो वो तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए कम से कम दो कार्बन ज़रूरी है। तो दो कार्बन की जो सिंपलेस्ट जो एल्काइन है वो है इथाइन। ये इथाइन है।
सिंपलेस्ट एल्काइन। अगर इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। और ये जो कार्बन है, ये sp संकरित कार्बन है, और ये जो कार्बन है ये भी sp संकरित, sp हाइब्रिडाइज कार्बन इसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अगर अपन अदर एल्काइंस की बात करें, अदर एल्काइंस में ये R ग्रुप है, और ये कार्बन है, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है। यहाँ पे जो है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन sp संकरित कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज है, और ये भी कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है। ये दोनों जो R ग्रुप है, R ग्रुप यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, अल्काइल ग्रुप, या फिर कोई हाइड्रोजन हो सकता है, कोई हाइड्रोजन भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच, अगर कार्बन के सभी जो बॉन्ड्स है, अगर वो सिंगल बॉन्ड्स है, तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ये पता है हमें। ठीक है। अगर कोई कार्बन अगर डबल बॉन्ड बनाता है, अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड अगर बनाता है, तो वो कार्बन sp2 संकरित होगा। लेकिन अगर कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो वो कार्बन sp संकरित होता है। ये चीज़ हम पहले ही कवर कर चुके हैं। ठीक है। और अगर कोई sp3 संकरित अगर कार्बन एटम है, तो उसकी स्ट्रक्चर होगी लीनियर, रेखिक संरचना में वो जो कंपाउंड है एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अब एक बार अपन इसका ऑर्बिटल व्यू अपन स्टडी करेंगे। जो एसिटिलीन है या इथाइन जो है, इसका ऑर्बिटल व्यू अगर अपन स्टडी करें, तो वापस से मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा, हाइड्रोजन, कार्बन, और इनके बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड्स है, और ये वापस हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। ये जो बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। अगर इन ट्रिपल बॉन्ड्स की बात करूँ, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, और बाकी जो बचे हुए दोनों बॉन्ड्स है वो है पाई बॉन्ड, इनके बीच में होते हैं, है ना। ठीक है। और ये जो कार्बन है ये sp होगा, और ये कार्बन भी क्या होगा, sp होगा। इतना हमें समझ आया। ठीक है। अगर ये कार्बन जो है अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके बाद जो रिमेनिंग है ना, ये जो कार्बन है, इसके पास में जो रिमेनिंग ऑर्बिटल होंगे वो होंगे px और py, और ये जो दोनों ऑर्बिटल है, दोनों जो कक्षक है, वो होंगे असंकरित कक्षक, असंकरित कक्षक, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके ऊपर एग्जिस्ट करेंगे ना। ठीक है। और ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर भी px और py, दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होंगे दोनों पे, है ना, दोनों कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, क्योंकि इन दोनों का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp, और इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp। और sp हाइब्रिडाइजेशन के बाद इनके, इसके ऊपर जो दो ऑर्बिटल बचते हैं वो है px और py ऑर्बिटल। ठीक है। एक बार मैं वापस इसको कवर करता हूँ।
कार्बन की अगर अपन बात करें तो कार्बन के पास एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल्स है। 3 p ऑर्बिटल्स है, ये 2s और 2p ऑर्बिटल। अगर 2p ऑर्बिटल्स की बात करें तो px, pz, py और px, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और ये s ऑर्बिटल है। हाइब्रिडेशन के टाइम पे एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल दोनों आपस में मिक्स होके, दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद दो नए sp ऑर्बिटल बनेंगे, sp1 और sp2। ठीक है। और बाकी बचे हुए ये जो दो ऑर्बिटल है px और py, ये एज इट इज रहेंगे अनहाइब्रिडाइजेशन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्म में, असंकृत कक्षकों के रूप में। ये जो दोनों ऑर्बिटल है ये कार्बन के ऊपर बचे रहेंगे। संकरण में किसने पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में? एक s ऑर्बिटल ने और एक pz ऑर्बिटल ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और पार्टिसिपेशन के बाद, मिक्सिंग के बाद, इंटरमिक्सिंग के बाद, एनर्जी एक्सचेंज और रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, sp और sp। ठीक है। px और py अभी भी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के रूप में कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, ये समझना जरूरी है अपने को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर sp संकरण अगर होता है तो एक s कक्षक और एक p कक्षक आपस में मिक्स होते हैं। ठीक है। और मिक्स होने के बाद दो नए sp ऑर्बिटल बनाते हैं ना, तो इसका जो मीनिंग है वो ये है कि sp संकरित जो कार्बन परमाणु है उसके ऊपर दो असंकृत p कक्षक उपस्थित रहते हैं, है ना। एक ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया और बाकी जो दो है वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की फॉर्म में कार्बन पे प्रेजेंट है। ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उस कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी लीनियर स्ट्रक्चर, रेखिक संरचना। और उसके जो दो sp ऑर्बिटल्स है उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। दोनों sp ऑर्बिटल 180 डिग्री बॉन्ड एंगल पे सिचुएटेड रहेंगे, स्थित रहेंगे। ठीक है। अब ये किस प्रकार से होंगे अगर अपन इनको एक बार देखिए। अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो एक ऑर्बिटल इस टाइप से व्यवस्थित रहेगा और जो दूसरा sp ऑर्बिटल है वो इस टाइप से व्यवस्थित रहेगा। ये एक sp ऑर्बिटल है और ये भी एक sp ऑर्बिटल है और इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये 180 डिग्री एंगल होता है। ठीक है। एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो इस टाइप से इसकी शेप होती है कि दो लोब उसमें होती है, एक जो है वो बड़ी लोब उसमें होती है और एक छोटी लोब उसमें होती है, दो लोब उसमें होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक है। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन के साथ में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं और ओवरलैपिंग करके ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, एक तो हाइड्रोजन के साथ में और एक कार्बन और कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग होती है जिससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर इसका ऑर्बिटल व्यू अगर मैं यहाँ पे शो करूँ तो इस टाइप से होगा। ये कार्बन है और ये कार्बन का एक sp ऑर्बिटल है और ये कार्बन का दूसरा sp ऑर्बिटल है। यहाँ पे एक दूसरा कार्बन है और ये दूसरे कार्बन का एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ये कार्बन है और ये कार्बन का ऑर्बिटल है sp ऑर्बिटल, ये कार्बन का sp ऑर्बिटल है और ये भी कार्बन का sp ऑर्बिटल है और ये भी कार्बन का sp ऑर्बिटल है। दो है ना, एक sp और एक sp, प्रत्येक कार्बन पे दो sp ऑर्बिटल है तो दो इसके और दो sp ऑर्बिटल इस कार्बन के होंगे। और यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग हुई है तो ओवरलैपिंग से यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। और एक हाइड्रोजन जो है,
हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इस sp ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करेगा, अतिव्यापन करेगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा और एक s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग यहाँ पे sp के साथ में होगी, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये sp है और ये s ऑर्बिटल है और ये sp ऑर्बिटल है और ये s ऑर्बिटल है। इनके बीच में ओवरलैपिंग से यहाँ पे 3 सिग्मा जो बॉन्ड है उनका फॉर्मेशन यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में हमने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हमने स्टडी किया है, डिस्कस किया है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि पाई बॉन्ड्स जो है, 2 पाई बॉन्ड जो एल्काइंस में फॉर्म होते हैं उनका फॉर्मेशन किस टाइप से होता है, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो होता क्या है, मैंने आपको पहले भी ये डिस्कस किया कि कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और इनके बीच में ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है, जिसको अपन ने सिग्मा बॉन्ड अपन ने कहा यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में। और ये इसको अगर मैं C1 अगर इसको नाम दूँ और इस कार्बन को अगर मैं C2 अगर इसको नाम दूँ, तो यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है और यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो इसके ऊपर जो 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल रहेंगे वो किस टाइप से ओरिएंट रहेंगे, तो एक जो p ऑर्बिटल है वो इसके परपेंडिकुलर होगा इस टाइप से, है ना, और दूसरा जो p ऑर्बिटल है वो इस p, अगर मैं इसको px अगर इसको बोलूँ कि ये px ऑर्बिटल है, तो py जो ऑर्बिटल होगा वो px ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होगा, लंबवत स्थित होगा। ठीक है, सेम जो है वो C2 के लिए होगा। ये C2 का px ऑर्बिटल है और इसका जो py ऑर्बिटल होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा इस टाइप से। अब यहाँ पे C1 और C2 के ये जो px और px ऑर्बिटल है ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने स्थित है, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये जो ओवरलैपिंग है इस ओवरलैपिंग को अपन कोलैटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। कोलैटरल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, या फिर इसको पार्श्विक अतिव्यापन के नाम से अपन जानते हैं। और ये जो है हमने पढ़ रखा है कि पार्श्विक अतिव्यापन से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये py ऑर्बिटल है और ये C2 का py ऑर्बिटल है जो बिल्कुल एक दूसरे के सामने स्थित है ना, ये दोनों एक दूसरे के सामने स्थित है और py और py ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे के सामने स्थित है, तो इनके बीच में भी साइड वाइज या कोलैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, है ना। तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड जो है उनका फॉर्मेशन एल्काइंस में इस प्रकार से होता है। ठीक है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हमने पहले भी पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि अगर 2 p ऑर्बिटल बिल्कुल एक दूसरे के सामने स्थित होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, तो उनके बीच में ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जो कि रिलेटिवली सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है। ठीक है, इस टाइप से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर ये जो ऑर्बिटल व्यू है एसिटिलीन का, अगर इसको और ज़्यादा अगर मैं डिस्कस करूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो उसका फॉर्मेशन हुआ है कार्बन और कार्बन के बीच में sp और sp ओवरलैपिंग से, और कार्बन और हाइड्रोजन में हुआ है sp और s ओवरलैपिंग से। ठीक है, पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है px और
पी वाई सॉरी पी एक्स और पी एक्स के बीच कोलेटरल ओवरलैपिंग से, और पी वाई और पी वाई के बीच पार्श्विक अतिव्यापन से। पार्श्विक अतिव्यापन या फिर कोलेटरल ओवरलैपिंग से। यहाँ पे ये जो पी एक्स और पी वाई जो है ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, केवल एक दूसरे के नहीं। ये जो एसपी, ये जो लाइन जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जिसपे एसपी ऑर्बिटल्स स्थित है उनके भी ये लंबवत होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये वही ऑर्बिटल व्यू डायग्राम है जो हमने अभी डिस्कस किया है, और अगर इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड्स है ना, ये और ये पाई बॉन्ड्स है जो इस सिग्मा बॉन्ड के चारों तरफ स्थित है। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, पाई बॉन्ड्स की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ये जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के चारों तरफ स्थित है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड जो है वो अंतर्नाभिकीय अक्ष के ऊपर और नीचे, यानी कि अगर इन दोनों पी ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये ऊपर और नीचे है ना, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रहेगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड रहेंगे, और इसके आगे और पीछे भी पाई इलेक्ट्रॉन्स जो क्लाउड है वो यहाँ पे स्थित रहेंगे। आगे और पीछे अपन इन पी वाई ऑर्बिटल्स को देख सकते हैं। ये जो है ये इसके पीछे की तरफ इसकी लॉब है और ये बिल्कुल सामने की तरफ इसकी लॉब है। तो अगर जब ये पाई बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रहेगी, जिसको अपन ने क्या कहा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमने इसको कहा है, ठीक है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के चारों तरफ रहती है, चारों तरफ यानी कि आगे पीछे ऊपर और नीचे, है ना। अगर इसको एक सर्किल से, अगर इसको इस टाइप से ड्रॉ करके अगर अपन इसको इस तरह से मिलाए तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है ये सिग्मा बॉन्ड के चारों ओर एक बेलनाकार संरचना में होता है ना, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में यहाँ पे अपने को दिखता है ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो ये जो है ऑर्बिटल व्यू डायग्राम है एसिटिलीन का। अब ये जो एसिटिलीन और जो एथीन है या फिर जो एथेन है उनकी एक बार अपन कंपैरिजन करेंगे कि उनकी बॉन्ड्स जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है और बॉन्ड लेंथ का क्या कंपैरिजन है उसको एक बार अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, बंध सामर्थ्य की बात करें, तो ऑलवेज जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा किससे, डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड स्ट्रांग होगा सिंगल बॉन्ड से ना। जो त्रिबंध होता है कार्बन और कार्बन के बीच में वो कार्बन और कार्बन द्विबंध की तुलना में अधिक प्रबल होता है ना, सब जानते हैं हम। इसका कारण क्या है, इसका कारण सीधा से है कि यहाँ पे दो बंध हैं और यहाँ पे तीन बंध है, तो इसको स्ट्रांग होना ही है। अगर अपन ट्रिपल बॉन्ड्स की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड्स में से एक जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि प्रबल होता है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में थोड़े दुर्बल होते हैं, ठीक है। अब अगर अपन तीनों जो कैटेगरी है एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड्स और एल्कीन यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और जो एल्केन्स है, ठीक है, एल्केन्स जो है अगर उनकी बात अगर अपन करें, उनकी जो बॉन्ड एनर्जी की डेटा को अगर अपन कंपेयर करें, बॉन्ड एनर्जी बंद ऊर्जा
बंद ऊर्जा के डेटा को अगर अपन कंपेयर करें तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो है 836 किलो जूल पर मोल। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 600 किलो जूल पर मोल, और कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो है 347 किलो जूल पर मोल। तीनों की बॉन्ड एनर्जी को अगर अपन कंपेयर करें तो यहाँ से सीधा सा मतलब ये निकलता है कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यही निकलता है मतलब। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का अगर अपन एक ऑर्डर अगर अपन लिखे, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध सामर्थ्य, तो कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की। ये एक ऑर्डर अपन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर हमारे पास है तो इससे हम बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बंध दूरी, जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और फिर उसके बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये इनकी बॉन्ड लेंथ्स का ऑर्डर होगा, ठीक है। इनके बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है ये ऑर्डर हमने थ्योरेटिकली यहाँ पे डिफाइन किया है, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटली इनके बॉन्ड ऑर्डर्स को कंपेयर करें तो क्या सेम ऑर्डर हमें मिलेगा। तो एक बार एक्सपेरिमेंटल जो बॉन्ड लेंथ्स है अगर उनका डाटा अगर अपन मैच करें तो कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल जो डाटा है बॉन्ड लेंथ का, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारे जो थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स है उनको सपोर्ट करता है, यानी कि ये जो थ्योरेटिकल जो ऑर्डर हमने यहाँ पे डिफाइंड किया है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से बिल्कुल मैच होता है, और दोनों डाटा एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करते हैं। यानी कि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होती है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स की, और फिर उसके बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखो, ये जो ऑर्डर हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर हमने यहाँ पे लिखा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, और फिर उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना। एक अगर कंक्लूजन हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि अगर कोई भी बॉन्ड जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन रहा है वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बजाय कि जो sp2 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन रहा हो, है ना। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि sp संकरित जो कक्षक होते हैं वो sp2 और sp3 संकरित कक्षकों की तुलना में, है ना, अधिक छोटे और अधिक मजबूत बंध बनाते हैं, है ना। sp ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, ज़्यादा प्रबल होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बजाय कि sp2 और sp3 ऑर्बिटल से।
यहाँ से फिर अपन एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या है कि अगर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के s करेक्टर्स जो है अगर उनको कंपेयर करें, है ना, तो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकल के आता है कि sp जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें 50% s करेक्टर्स है और 50% p करेक्टर्स है। ठीक है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करें तो इसमें 33% एस करेक्टर्स हैं और रिमेनिंग जो है बचे हुए जो है वो पी करेक्टर्स हैं। यहाँ पे 25% जो है वो एस पी करेक्टर्स है ना। तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है कि एस करेक्टर्स में कमी आ रही है, एस करेक्टर्स में कमी आ रही है। और एस करेक्टर्स जब एस करेक्टर्स बढ़ रहे हैं, सॉरी एस करेक्टर्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं और एस करेक्टर्स के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है। एस करेक्टर्स के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है। और अगर जैसे मान लो ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है और बॉन्ड्स जो है दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से अगर बना हुआ है और यहाँ पे ए जो है अगर उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ए की तरफ शिफ्ट होंगे, है ना। ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड एन एटम ये उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। अगर इसी ए एटम का अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर sp होगा तो इसमें मैक्सिमम s करेक्टर्स होंगे और s करेक्टर होने से इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ज़्यादा होगी। एस करेक्टर के होने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे इतना ज़्यादा इफेक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि एस जो ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में स्थित होते हैं। एस ऑर्बिटल्स जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में स्थित होते हैं और इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स जो काम करता है वो ज़्यादा काम करेगा और वो जो एटम है उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा मजबूती से अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली उनको अट्रैक्ट करेगा। तो पावर ऑफ जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होती है ना, पावर ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ अट्रैक्शन है ना इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के इंक्रीज होने से। ठीक है, और अगर एस करेक्टर इफेक्ट यहाँ पे मैंने आपको वैसे डिस्कस तो कर ही लिया कि एस करेक्टर के बढ़ने से क्या इफेक्ट होता है। एस गुण के बढ़ने से विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है जिससे बंद के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अगर ऑर्डर अपन डिस्कस करें तो यहाँ पे 50% एस करेक्टर होंगे तो sp ऑर्बिटल जो है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी। ये ऑर्डर ये होगा ना, इसको थोड़ा करेक्ट करना है अपने को। sp ऑर्बिटल जो है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद sp2 ऑर्बिटल और फिर उसके बाद sp3 जो ऑर्बिटल है, अगर किसी एटम की sp3 ऑर्बिटल है तो फिर उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में उसका नंबर आएगा। ठीक है, तो ये जो है एल्काइंस में स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को हम डिस्कस कर चुके हैं और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है स्ट्रक्चर बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया। अपने सिलेबस का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।